हम गत दिवस को आर्थिक विश्लेषण की जो दो शाखाएं हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने इस बात का अध्ययन किया है कि एक तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस विभाजन की, और दूसरा ये कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा, इसका क्षेत्र, इसकी विशेषताएं और इसके लिमिटेशंस। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये माइक्रो से थोड़ा हट करके है। जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे छोटे रूपों में करते हैं, वहीं उसके विपरीत मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आर्थिक समस्याओं को इन टोटलिटी या समग्रता के साथ देखते हैं। एक बार फिर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसमें हम आर्थिक समस्याओं को समग्र रूप में देखते हैं, इसीलिए इसको टोटलिटी की संज्ञा भी दी गई है या योगात्मकता की संज्ञा भी दी गई है। इसको संपीड़न का शास्त्र भी कहा जाता है या मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, कई सारे नाम इसके हैं, परंतु सामान्यतः इसको हम समग्रता शास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से संबोधित करते हैं। जब हम सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने ये जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या लिमिटेशंस है। वही लिमिटेशन समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है, क्योंकि जब हम आर्थिक समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से करने का प्रयास करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कई इस प्रकार के विरोधाभास हमें देखने को मिलते हैं कि जहां जो बात माइक्रो लेवल पर सही हो, मैक्रो लेवल पर वो सही नहीं होती। जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की लॉटरी निकलने पर वह रातों रात धनी बन जाता है, एक अर्थव्यवस्था नोट छापकर धनवान क्यों नहीं बन जाती। या ये कहें कि जब एक किसान का व्यक्तिगत खेत में उत्पादन अच्छा होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, परंतु संपूर्ण किसानों का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ जाए तो एक की भी स्थिति ठीक नहीं होती। इसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति बचत करता है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है और एक व्यक्तिगत गुण माना जाता है, परंतु समाज के सभी व्यक्ति या देश के सभी व्यक्ति बचत करने में लग जाए तो फिर उसकी स्थिति अलग प्रकार से देखने को मिलती है। उत्पादन आय रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, तो बात वहां पर गलत सिद्ध हो जाती है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस के जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से अपने को ये पता चलता है कि यदि हम व्यष्टि अर्थशास्त्री दृष्टिकोण के ऊपर आधारित जो निर्णय निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो समष्टि से मेल खाए। और एक बात और भी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्री दृष्टिकोण की एक आलोचना ये भी की जाती है कि इसको हम आर्म चेयर एनालिसिस के नाम से भी कहते हैं। आर्म चेयर एनालिसिस, आर्म चेयर एनालिसिस या आरामदायक कुर्सी विश्लेषण, इसका मतलब ये है कि हम एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में बैठ करके कल्पना करने लग जाते हैं और जो कल्पना हमारे मन में आती है हम दूसरों के ऊपर भी वैसा मान लेते हैं। प्राय उपभोग के क्षेत्र में तो ठीक है, और कई सारे नियम जो हैं जैसे सीमांत उपयोग राष्ट्र में मांग का नियम है,
अधिकतम संतुष्टि का नियम है, समसीमा उपयोगिता नियम है, ये सारे के सारे आर्बिट्रेरी एनालिसिस पर आधारित है। और उपभोग के क्षेत्र में सही सिद्ध होते भी हैं, परंतु इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम व्यापक क्षेत्र में भी इस्तेमाल करने लग जाएं तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम है वो सही नहीं होंगे, भ्रामक होंगे। इसी कारण से समष्टि आर्थिक विश्लेषण की बात की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं समष्टि आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र रूप से करते हैं। एक बार फिर, समष्टि आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र रूप से करते हैं। जैसे हम व्यक्तिगत बचत के स्थान पर राष्ट्रीय बचत की बात करें, व्यक्तिगत उपभोग के स्थान पर कुल उपभोग की बात करें, किसी वस्तु के उत्पादन के स्थान पर कुल उत्पादन की बात करें, कुल निवेश की बात करें, राष्ट्रीय निवेश की बात करें, राष्ट्रीय बचत की बात करें, कुल रोजगार की बात करें, तो हम निश्चित रूप से समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनका भी समाधान करने के लिए हमें अनिवार्यतः समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। मुद्रा प्रसार की समस्या, राजकोषीय नीति का निर्धारण, ये सारे के सारे, व्यापार चक्र, भुगतान संतुलन, ये कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही समझ में आएगा। तो कहने का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का समाधान समग्र रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए कुल आय, कुल बचत, कुल रोजगार की बात करें, कुल निवेश की बात करें, कुल उपभोग की बात करें, बैंकिंग के संबंध समस्याओं की बात करें, राजकोषीय नीति के संबंध की बात करें, मुद्रा प्रसार की बात करें, नोट निर्गमन के सिद्धांतों की बात करें, ये सारी की संबंधित समस्याएं अनिवार्यतः कहाँ चले जाती है, हमें समष्टि अर्थशास्त्र ले जाती है। तो जहाँ तक क्षेत्र की बात करें तो मैंने जो आपको नाम लिया कि कुल आय की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय बचत की बात करें, राष्ट्रीय निवेश की बात करें, उत्पादन आय रोजगार के सिद्धांतों की बात करें, समझ रहे सर। इसके अलावा उनकी मुद्रा के संबंध में नोट निर्गमन के सिद्धांतों की बात करें तो निश्चित रूप से हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं। इसी प्रकार से व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं, भुगतान संतुलन के सिद्धांत हैं, इसमें असमयता को कैसे दूर किया जाए, इन कारणों पर बात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमें समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की तरफ ही ले जाती हैं। अब हम दोनों को समझ चुके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी और समष्टि अर्थशास्त्र को भी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो कमियां हैं वो समष्टि के गुण हैं, समष्टि के जो कमियां हैं वो व्यष्टि के गुण हैं। इसका मतलब हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि इनमें दोनों में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा नहीं है, या एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मतलब भी नहीं है। व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है ये दोनों वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम बड़े चित्र की कल्पना करें तो बड़ा चित्र एक साथ नहीं बनता है। बड़े चित्र को बनाने के लिए जो भी चित्रकार होता है वो छोटे छोटे संयोजनों को जोड़ करके किसी बड़े कैनवास के ऊपर समग्र चित्र का निर्माण करता है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के समस्या को समझने के लिए हमें उसका परीक्षण करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे सरकार करारोपण करना चाहती है, व्हाट इज करारोपण? कर किसको कहेंगे? कर की आप सिंपल डेफिनेशन ये समझ सकते हैं कि राजस्व की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा लगाया जाने वाला
वह मौद्रिक भार जो अनिवार्यतः वहन करना ही होता है उसको अपन टैक्स कहते हैं। व्हाट इज टैक्स? राजस्व की प्राप्ति के लिए, काय की प्राप्ति के लिए राजस्व की प्राप्ति। सरकार द्वारा लगाए जाने वाला भार कौन लगा सकता है? सरकार द्वारा लगाया। राजस्व की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा लगाए जाने वाला भार जो अनिवार्यतः हमें भुगतान करना होता है उसको अपन क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। अब ये टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि साहब प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अलग विषय है। परंतु हम बात करें, मान लीजिए सरकार इनकम टैक्स लगाना चाहती है जिसको हम प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में लेते हैं, क्या परिणति होगी साहब? परिणति ये होगी कि सरकार ने टैक्स लगाया और जिसके इनकम पर लगाया उसको चुकाना है, तो कराघात और करापात ये दोनों एक ही व्यक्ति पर हो रहा है क्योंकि वो उसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। अब सरकार ये सोचे कि उसको टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट करना है और सरकार के पास ये पावर है, तो एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है या एक सामान्य व्यक्ति निष्कर्ष निकाल सकता है कि सरकार असीमित मात्रा में टैक्स लगा सकती है क्योंकि सरकार के पास पावर है और जिस पर लगा है उसको अनिवार्य भुगतान करना है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। सरकार ये देखेगी कि वो टैक्स की जो इकाई लगाना चाह रही है उस टैक्स की इकाई लगाने से सामाजिक त्याग कितना बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी आप टैक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस सीमा तक उपभोग किसी भी व्यक्ति का कम हो जाएगा, क्योंकि आय इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। तो जब आपने व्यक्ति की आय में से डायरेक्ट कमी कर दी तो उसका दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, एक तो कंजम्पशन कम हो जाएगा उसका, एक सेविंग कम हो जाएगी। तो दोनों चीजें मिलकर क्या करेगी? उसके डिस्कंटेनमेंट को बढ़ाएगी। अब चूंकि टैक्स एक व्यक्ति पर तो लगता नहीं है, संपूर्ण समाज पर लगता है, तो सरकार ये देखेगी कि टैक्स की इकाई जो लगा रही है उसका समाज के किस व्यक्ति के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। हम बात करें इनकम टैक्स की तो निश्चित रूप से गरीबों पर लगाया जाएगा, पर कष्ट तो उसको भी होगा। तो उस कष्ट को हम टोटल करें तो क्या कहा जाएगा? सामाजिक त्याग। और सभी व्यक्तियों के कष्ट का एग्रीगेट करें तो कहा जाएगा कुल सामाजिक त्याग। ओके। और सरकार जब उसी टैक्स को, ये तो जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति के लिए खर्च करे जिससे टैक्स दिया है, ऐसा नहीं होता है। सरकार जो खर्च करती है वो संपूर्ण समाज की भलाई के लिए करती है। अब जब सरकार ने उस टैक्स को संपूर्ण समाज की भलाई के लिए खर्च किया तो इससे क्या होगा? सोशल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सोशल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और जब सोशल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो उसको भी यदि अपन जोड़ें तो उससे क्या होगा? कुल सामाजिक संतुष्टि इसका पता चल जाएगा। अर्थात टैक्स की एक इकाई लगाने से कुल त्याग समाज को कितना हुआ और टैक्स की इकाई को आम लोगों के ऊपर खर्च करने से कुल सामाजिक संतुष्टि कितनी बढ़ी, ये दोनों चीजें सरकार के पास व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से आती है। आप बात तो समझ रहे हैं? टैक्स लगाना, करारोपण करना समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, परंतु जस्टिफिकेशन कैसे देखा जाएगा? जस्टिफिकेशन देखा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक त्याग और सामाजिक संतुष्टि इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर करने के बाद में ये देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनी। यदि टैक्स की इकाई लगाने के बाद कुल सामाजिक त्याग की तुलना में कुल सामाजिक संतुष्टि अधिक है तो ये माना जाएगा टैक्स लगाना उचित है। एक बार फिर सरकार ने टैक्स लगाया, उस टैक्स से जो सामाजिक त्याग हुआ उस कुल सामाजिक त्याग की तुलना में कुल सामाजिक संतुष्टि की, और यदि कुल सामाजिक संतुष्टि का स्तर अधिक है तो टैक्स को उचित माना जाएगा। परंतु यदि विपरीत स्थिति बनती है कि सामाजिक त्याग ज्यादा हो रहा है और सामाजिक संतुष्टि कम है तो निश्चित रूप से वो टैक्स एक प्रकार से
उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तब लोगों का कुल सामाजिक त्याग या कष्ट है वो ज्यादा है, काय से, सामाजिक संतुष्टि से। तो उस टैक्स को उचित नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब करारोपण की अधिकतम सीमा कौन सी मानी जाएगी? तो करारोपण की अधिकतम सीमा वहां मानी जाएगी जहां पर कि कुल सामाजिक त्याग इज इक्वल टू कुल सामाजिक संतुष्टि के बराबर होगा। वही एक टैक्स की मार्जिनल रेट को बतलाएगा कि जहां पर कुल सामाजिक त्याग और कुल सामाजिक संतुष्टि दोनों एक दूसरे को बराबर है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि समष्टि और व्यष्टि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं अनिवार्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्री अध्ययन का पार्ट है और उनका समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होता है। कुछ आर्थिक समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्री अध्ययन का पार्ट है और उनका समाधान हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हम इस रूप में कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्णय लेने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है और समष्टि आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हमें व्यष्टि आर्थिक निर्णय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ उदाहरण आपको समझा सकता हूँ। जैसे कोई फर्म है, वो अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाना चाहती है। फर्म स्वतंत्र है, उसकी वस्तु है, उसकी निर्माण लागत है, वो चाहे तो कीमत को बढ़ाए चाहे कीमत को घटाए। परंतु कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखेगी कि सामान्य कीमत स्तर किस प्रकार का है। यानी वस्तु कीमत निर्धारण तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की पार्ट है और सामान्य कीमत निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र की पार्ट है। अब यदि मान लीजिए सामान्य कीमत स्तर गिर रहा है, मंदी काल की स्थिति है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम नीचे आ रहे हैं, तो कोई भी फर्म चाह करके अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा नहीं रख पाएगी, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो सामान्य कीमत स्तर से अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या है, मंदी काल का है, यानी कीमतें बाजार में घट रही हैं। तो आप कैसे बढ़ा लेंगे? आपने बढ़ा ली तो निश्चित रूप से आपकी वस्तु की सेल पर फर्क पड़ जाएगा। इसी प्रकार से इसके विपरीत मान लीजिए सामान्य कीमत स्तर तेजी काल का है और कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ रही हैं तो कोई व्यक्तिगत फर्म है वो आसानी से अपनी कीमतों को बढ़ा सकेगी, क्योंकि उसको इस बात का एक लॉजिकल आंसर भी है कि साहब हम क्या करें, सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है तो हमने भी हमारी कीमतों को बढ़ा दिया है और उपभोक्ता भी उससे सेटिस्फाइड होगा। कोई मान लेगा है कि सभी चीज़ें कीमतें बढ़ रही हैं, कितने बढ़ा दी, तो उनकी सेल के ऊपर इतना ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि व्यष्टि और समष्टि, उदाहरण के माध्यम से बताया मैंने आपको, एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों में सामंजस्य रखें और सामंजस्य स्वरूप में रखें कि जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्री अध्ययन की आवश्यकता हो तो हम वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्री सिद्धांतों का या आर्थिक सिद्धांतों का सहारा लें, और जहाँ समष्टि आर्थिक समस्याओं के समाधान की बात हो तो वहाँ हम समष्टि आर्थिक सिद्धांतों का सहारा लें। आज हमने व्यष्टि और समष्टि इन दोनों अर्थशास्त्रों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके क्षेत्र के बारे में, इनके एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में, और लास्ट में हम बात करें अंतर के बारे में, तो अंतर यही है, बेसिक अंतर यही है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण में हम समस्याओं को टोटल के रूप में अध्ययन करते हैं, व्यष्टि आर्थिक समस्या में समस्याओं को छोटे रूप में अध्ययन करते हैं। पहली बात, इनका दूसरी का क्षेत्र अलग अलग है, और तीसरी बात यह है कि वस्तु कीमत निर्धारण या समष्टि अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और समष्टि आर्थिक सिद्धांत को हम आय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इनमें यही बेसिक मोटा मोटा फर्क है। थैंक यू।